वेलकम टू द सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं खाते का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन बच्चों? तो बच्चों आपके खाते का मूल्यांकन टॉपिक स्टैंडर्ड 12th में क्यों आया है इसके बारे में हम पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि भाई ख्याति का मूल्यांकन जो आपका टॉपिक है, इसमें ख्याति जो आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये क्या है। पहले ख्याति के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम ये विचार करेंगे कि ख्याति आपके टॉपिक में क्यों आया, ख्याति का मूल्यांकन आपके टॉपिक में क्यों आया। ठीक है, पहले बच्चों हम समझते हैं ख्याति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। ठीक है, तो बच्चों जैसा आपके बुक में दिया गया है, धंधे के प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति होता है ख्याति। ख्याति क्या है? धंधे के प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति। तो धंधा का प्रतिष्ठा क्या है? अगर दो दुकान वाले हो, एक दुकान वाला बोलेगा भाई मेरा प्रतिष्ठा ज्यादा है, मेरा ख्याति ज्यादा है, मेरा गुडविल ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा भाई आप कैसे, किस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपकी गुडविल या आपकी ख्याति ज्यादा है, आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा है? नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो ना बच्चों, आपके प्रतिष्ठा का, धंधा के प्रतिष्ठा का मूल्य पता चलता है उसके लाभ से। किसके पता चलता है? उसके लाभ से, लाभकारिता से। तो संकेत बच्चों क्या है? किसी भी धंधे का ख्याति जानने के लिए संकेत हमारे पास है उसका लाभ। क्या? उसके लाभ। कैसा लाभ? ना बच्चों अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ। अब आप पूछोगे भाई अपेक्षित या एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है ना, समझ लो बच्चों। एक सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब सीमेंट के धंधे करने वाले 10-15 ऐसे यूनिट होंगे और कुछ यूनिट्स को लेकर, कुछ दुकानों को लेकर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री। तो सीमेंट बेचने वाले, सीमेंट की धंधा करने वाले अगर लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनका बच्चों जो प्रॉफिट होता है समझ लो सालाना 12 लाख होता है। कितने लाख? 12 लाख। सालाना कितने लाख होता है? 12 लाख। लेकिन बच्चों एक सीमेंट वाला है जो कि वहां पे 12 लाख के जगह पे 15 लाख कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है? 3 लाख। अपेक्षित लाभ है 12 लाख और वो कितना कमा रहा है? 15 लाख। इसका मतलब है कि वो सीमेंट इंडस्ट्री में, मतलब उस इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में जो दुकान वाला 15 लाख कमा रहा है, उसके पास कुछ तो प्रतिष्ठा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? अपने अपेक्षित लाभ में से ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो ये जो उसके पास क्षमता है, ये जो उसके पास क्या है? एक प्रतिष्ठा है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है? अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमा रहा है। वही बच्चों उसकी प्रतिष्ठा को हम कहेंगे क्या? ख्याति। क्या कहेंगे? ख्याति। ख्याति मींस नथिंग, उसके पास ऐसा तो कुछ है और ऐसा तो कुछ को हम क्या नाम दे रहे? प्रतिष्ठा। क्या नाम दे रहे? प्रतिष्ठा। समझ रहे हो? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका प्रॉफिट उसी इंडस्ट्री में रहे हुए अन्य दुकानदारों से क्या होता है? ज्यादा होता है। और आप लोगों को पता है धंधा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो अगर किसी धंधा का प्रेस्टीज ज्यादा है, इसके मतलब पैसा ज्यादा उसका हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसका प्रेस्टीज या उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा हम कहेंगे। इज इट वेरी क्लियर? अब आते हैं बच्चों सेकंड नंबर पॉइंट में कि जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे कौन से परिबल है, कौन से घटक है जो कि धंधा के प्रतिष्ठा को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ना। परिबलों में बच्चों हम देखेंगे पहले धंधा का स्वरूप। अगर आपका धंधा का स्वरूप ऐसा कुछ है जिससे आप क्या करो बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके छोटा धंधा होगा तो उसकी ख्याति कम होगा, बड़ी धंधा होगा तो बड़ा होगा। आपकी कार की शॉप होगा तो बच्चों उसमें बड़े धंधे होते होंगे। आपके बच्चों अगर पान की गल्ला होगा उसमें ख्याति कम होते होंगे। मतलब जहां पे बच्चों क्या है, आपका धंधा का स्वरूप किस प्रकार का स्वरूप है? आप एजुकेशन इंडस्ट्री में है कि आप लग्जरियस आइटम के इंडस्ट्री में है कि आप छोटे मोटे अनाज की किरणा डाल के बैठे, ये सारे बच्चों होते हैं धंधे के स्वरूप। तो आपके धंधे के स्वरूप के ऊपर बच्चों क्या होता है? आपका धंधे का स्वरूप अगर बड़ा होगा तो बच्चों आपकी ख्याति बड़े हो सकते हैं, धंधे के स्वरूप छोटा होगा तो आपकी ख्याति छोटे। धंधे के अलग अलग स्वरूप के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड बच्चों है धंधा का स्तर। क्या? धंधा का स्तर। अगर बच्चों आपका धंधा ऐसे एक स्तर पे है जहां से लोग ज्यादा आना जाना करते हैं या तो हाईलाइटेड स्पॉट पे है, तो बच्चों जाहिर सी बात है आपकी धंधा ज्यादा होगा। दूसरे जो दुकानदार आप ही के चीज वस्तुओं का धंधा करते हैं उनसे आप लोग के बच्चों धंधा क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर ख्याति का क्या है बच्चों? धंधा का स्तर। थर्ड क्या है? धंधा के वर्ष। जितने साल आपने ज्यादा उस धंधे में बिताए होंगे
उतने बच्चों आपको लोग ज्यादा जान पाते होंगे, इसलिए आपके क्या होता होगा, नॉर्मल दुकानदारों से आपका धंधा क्या होता होगा, ज्यादा होता होगा, इसलिए प्रॉफिट भी ज्यादा होता होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा तो आपकी क्या है, प्रतिष्ठा है, और उसी प्रतिष्ठा के मूल्य को हम क्या कहते हैं, ख्याति। नेक्स्ट है बच्चों बाजार की स्थिति। बाजार बच्चों आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, अलग अलग बाजार है, यस और नो। कुछ मोनोपोली, ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब बच्चों होता है आप ऐसा एक चीज लेके बैठे हो जिससे क्या होता है और कोई उसका उत्पादन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब आपका क्या है, एकाधिकार है। क्या है, हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। अगर बच्चों ऐसे कुछ आप धंधा खोल के बैठे हो कि बाजार की स्थिति में क्या है, मतलब बाजार क्या है, परफेक्ट मार्केट नहीं है, पूर्ण उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो बच्चों क्या होगा, जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा ग्राहक आते होंगे और आपके प्रॉफिट ज्यादा होता होगा, यस और नो। तो धंधे के बच्चों क्या है, बाजार की स्थिति के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, आपकी ख्याति। नेक्स्ट है बच्चों संचालक की कार्यक्षमता। अगर बच्चों 10 समझ लो सीमेंट की ही दुकानें 10 जनों ने खोला है, लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा है जो कि बहुत कार्यक्षम है, उसको कंप्यूटर भी आता है, उसको पोस्ट बनाना आता है, उसको मार्केटिंग करना आता है, तो बच्चों जाहिर सी बात है उसकी कार्यक्षमता का लाभ उसके धंधे को मिलने वाला है और उसका धंधा क्या हो रहा होगा, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा होगा। तो बाकी जो धंधे खोल के बैठे हैं सीमेंट के, उनसे ये ज्यादा कमाता होगा। तो बच्चों ये किसके लिए संभव हो सका, संचालन की कार्यक्षमता के वजह से। नेक्स्ट है बच्चों अन्य विशेष लाभ। अन्य विशेष लाभ का मतलब आपके धंधा के पास ऐसे बच्चों कुछ होगा, जैसे कुछ लाइसेंस मिल गया आपको कहीं पे, आपके अचीवमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया, इसके वजह से या तो बच्चों आपको कहीं पे है ना कुछ बड़े समझ लो सम्मान मिल गया, तो उससे क्या होगा, लोग आपको ज्यादा पहचानने लगेंगे, आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगा, आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और लोग आपके पास क्या होंगे, दूसरे लोगों से छोड़ के आपके पास भागना चालू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिनको हमने देख लिया और ये बच्चों एक एक मार्क्स में आप सबका आ सकता है सवाल। और अगर 4 मार्क्स में बच्चों एक एमसीक्यू एक आपको आ गया, एक तो सवाल आएंगे। अगर 4 मार्क्स में बच्चों कोई थियरी आ रहा है तो यही आएगा थियरी आपका कि भाई ख्याति को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए। अब बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल में, ये बात करते हैं कि आपके 12th में ख्याति क्यों आया, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे, यस और नो। ख्याति का मतलब हमें समझ में आ गया। ख्याति का मतलब ये होता है कि अगर मेरा धंधा मेरे ही इंडस्ट्री के, मतलब मैं जो धंधा कर रहा हूं वही धंधा करने वाले दूसरे लोगों से अगर मेरा धंधा ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, अपेक्षित लाभ से ज्यादा कमा पा रहा है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा के मूल्य को मैं क्या कहूंगा, ख्याति कहूंगा। क्या कहूंगा, ख्याति। अब बच्चों आते हैं हमारी डिस्कशन की, सर हम ये ख्याति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ना। बच्चों 12th की अकाउंट जो है ये बच्चों हमारा पार्ट 1 इज फुल्ली बेस्ड ऑन, पार्ट 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है बच्चों ये है साझेदारी के बारे में। किसके बारे में, साझेदारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे बच्चों साझेदारी का मतलब ये है कि सपोज एक जन व्यक्ति है, वही बच्चों पूंजी निवेश किया है और वही बच्चों क्या कर रहा है, काम को संभाल रहा है, मॉर्निंग में दुकान खोल रहा है, शाम को दुकान बंद कर रहा है, दुकान का सारे काम वो कर रहा है। तो बच्चों ऐसे पीढ़ी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत, अकेला, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं इंग्लिश में। अकेला धंधा खोलेगा, अकेला बच्चों काम करेगा, अकेला प्रॉफिट खाएगा, अकेला भुगतान नुकसान होगा तो अकेला सहेगा, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, व्यक्तिगत पीढ़ी। लेकिन उसके लिमिटेशन है, कम पैसा लगा पाएगा, अकेला बंदा कितना पैसा लगाएगा। नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन ना, अगर लॉस होगा तो भारी लॉस सहना पड़ेगा, यस और नो। इसलिए बच्चों धंधा का और एक स्वरूप सामने आया है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको कहते हैं साझेदारी पीढ़ी। साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है ना, एक ही धंधा करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव कहते हैं अपनी कला कौशल, अपनी पढ़ाई, अपनी कार्य क्षमता को लगाते हैं, इसके साथ साथ वो अपनी पूंजी लगाते हैं। 4 बंदे, अगर बच्चों एक बंदा होता 10 लाख होता, 4 बंदे आ गए 40 लाख हो गए, बड़े पैमाने पे धंधा कर सकते हैं। 4 बच्चों वहां पे संचालक हो गए, तो धंधा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, यस और नो। तो इस प्रकार के बच्चों पीढ़ी, इस प्रकार के धंधा की इकाई जिसका नाम है साझेदारी पीढ़ी, इसके बारे में हम स्टैंडर्ड 12 में पढ़ रहे हैं, यस और नो। स्टैंडर्ड 12 में हम फर्स्ट नंबर पार्ट में क्या पढ़ेंगे, साझेदारी पीढ़ी के बारे में। तो साझेदारी पीढ़ी में बच्चों अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये ख्याति के बारे में हमें क्यों टॉपिक दिया गया है ना, यहां से बच्चों हम समझेंगे एक
बाद से हम ये ख्याति क्यों बढ़ रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों साझेदारी पेढ़ी में सपोज ए बी सी डी 4 जन है, उन्होंने 10 साल पहले 10-10 लाख लगा के बच्चों क्या किया था, धंधा खोला था। क्या खोला था? धंधा खोला था। तो बच्चों 10-10 लाख लगा के 10 साल पहले उन्होंने धंधा खोला था, जिसका प्राइस जो 40 लाख था, 10-10 लाख मतलब कैपिटल 40 लाख था। आज के समय में बच्चों वही 40 लाख 80 लाख हो गया। कितना लाख हो गया? 80 लाख। कितना लाख हो गया? 80 लाख। सपोज अनफॉर्चुनेटली ये चारों का बच्चों गठबंधन बना नहीं और एक बंदा बोल रहा है भाई मैं जा रहा हूं, मुझे आप लोगों से धंधा नहीं करना है, 10 साल मैंने देख लिया, 10 साल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग कमा रहे थे, लेकिन मुझे अपना धंधा करना है, मैं जा रहा हूं, पार्टनरशिप से मैं विदा लेना चाहता हूं। तो बच्चों जो आपके पास इसने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पीढ़ी में किया था, साझेदारी पीढ़ी में, अब ये अलविदा कहेगा तो इसको कितना देना पड़ेगा? क्योंकि अभी आपका प्राइस कितना हो गया? 80 लाख। 40 लाख आपका था लेकिन अभी हो गया 80 लाख, तो 20 लाख तो दोगे। क्या 20 लाख देने पर ये संतुष्ट हो जाएगा? नहीं। अगर पढ़ा लिखा होगा तो 20 लाख में संतुष्टि होगा नहीं। अगर सत्यम में इसने 12th पढ़ा होगा तो बच्चों वो 20 लाख में क्या नहीं होगा? संतुष्टि होगा नहीं। क्यों? बोलेगा भाई इतने साल मैंने क्या किया, आपको दिया, प्रॉफिट तो कमाया चलो, लेकिन आपके प्रतिष्ठा, आपकी वैल्यू बढ़ाने में भी तो मैंने मदद किया है कहीं ना कहीं। तो मुझे आपके अभी के 10 साल के मुझे ख्याति काउंट करो, गुडविल काउंट करो और उसका भी पार्ट मुझे दो। अगर समझ लो बच्चों आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे एक अनुपात में, तो बोलेगा अभी तक का मुझे तो मेरा शेयरिंग दे दिया, जो मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया था आज के टाइम पे, उसका जब हमने उसका हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, ठीक है, फिर से हमने उसको वैल्यूएशन किया तो 80 लाख हो रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे तो 20 लाख मिल गया, लेकिन मुझे प्रतिष्ठा का भी मूल्य चाहिए। तो बच्चों आपको प्रतिष्ठा का मूल्य कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो आई बात समझ में, हम क्यों ख्याति का वैल्यूएशन करने चाह रहे हैं? अकेला पेढ़ी होता तो बच्चों खाली बेचने के समय पे उसको काम आता, जब बेचेगा बोलेगा भाई यहाँ पे मेरा 20 लाख का धंधा है, मैं बेच देना चाहता हूँ, मैंने 10 साल से दुकान खोला था, प्रतिष्ठा मेरा इतना है, वैसे। लेकिन बच्चों साझेदारी पेढ़ी में आप लोगों को पता चला कब ये होता है, जब कोई साझेदार निवृत्त होना चाहता है, या तो अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो गया तो उसके वाइफ को या तो उसके बेटे को बोला जाएगा क्या आप पेढ़ी में संचालन में रहोगे? बोलेगा नहीं, पति मर गए तो मैं नहीं रह सकता। ठीक है, आपका क्या ले लो, पैसा भी ले लो, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद आपका जो फिर से हम वैल्यूएशन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनः मूल्यांकन के आप ले लो आपका पैसा। इसके साथ साथ आपके पति ने जो 10 साल तक यहाँ पे सेवा दिया, उसके वजह से हमारे धंधा का प्रतिष्ठा इतना बढ़ा है, तो उसका भी हम एक पार्ट आपको दे देंगे, और वही पार्ट को बच्चों क्या कहेंगे? ख्याति। क्या कहेंगे? ख्याति। तो बच्चों अब पता चला व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यस और नो। सेकंड बात है बच्चों, अगर कोई आप 4 हो और कोई बंदा आप में इंक्लूड होना चाहता है, वो बोल रहा है भाई आप लोग का कितना कितना संपत्ति है, आपने कैपिटल लगाया है ना 20-20 लाख लगाया, वो बोलेगा मैं भी आना चाहता हूं, तो उसको भी तो 20 लाख देगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपने बच्चों 10 साल से धंधा करके आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा है, तो उसका भी तो एक पार्ट वो देना पड़ेगा, यस और नो। तो इसीलिए भी बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ख्याति का मूल्यांकन करना आना चाहिए। किसे समझ में आ गया व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग गुडविल? कैसे, क्यों हमें गुडविल को इवैल्यूएट करना है, क्यों हमें गुडविल का प्रमाण निकालना है, मूल्यांकन करना है, इंपोर्टेंस समझ में आया? यस और नो? क्योंकि ये बच्चों हमारे क्या होगा चैप्टर नंबर 5 में, जब हम पढ़ेंगे साझेदारी का प्रवेश, जब हम पढ़ेंगे साझेदारी का निवृत्त, ये सब में बच्चों हमें यूज होने वाला है क्या? ख्याति का मूल्यांकन। ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे समाधान दिए होंगे लेकिन एक क्वेश्चन ख्याति का होगा। लेकिन जिसने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, ख्याति का मूल्यांकन सीखा होगा, तो बच्चों वो आराम से वहां पे कर सकता है। इज इट वेरी क्लियर? 8 मार्क्स के वो सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 से। तो 8 नंबर के सवालों में बच्चों एक पार्ट इसका तो होगा ही, प्रवेश होगा, उसको ख्याति का गणना करके हमें उससे ख्याति मांगना पड़ेगा, यस और नो। ख्याति की गणना करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, आपको अगर किसी का निवृत्त हो रहा है तो भी हमें ख्याति का करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए चलते हैं हमारे ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियों के बारे में। 4 पद्धति है। कितने पद्धति है बच्चों? 4। जहां पे भी देखोगे आपको एक चीज नजर आएगा, ख्याति गणना में लाभ। क्या? क्योंकि लाभ होगा तो ही तो ख्याति है। कोई धंधा 10 साल खोल के बैठा है लेकिन उसका बच्चों लाभ ही नहीं हो रहा है, तो क्या उसका ख्याति होगा? नहीं। तो ख्याति के लिए बच्चों एक चीज जरूरी है, क्या है? लाभ। क्या है? लाभ।
तो बेटा यहाँ पे ख्याति की गणना के 4 पद्धतियां, कितने पद्धतियां हैं? 4। कौन से? पहला आएगा औसत लाभ की पद्धति, सेकंड आएगा भारित औसत लाभ की पद्धति, थर्ड आएगा अधिक लाभ की पद्धति और फोर्थ आएगा लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले 2 पद्धतियों के बारे में आलोचना करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो, पहला पद्धति औसत लाभ की पद्धति। कौन सी पद्धति? पहला पद्धति है ख्याति के मूल्यांकन करने की पद्धति में औसत लाभ की पद्धति। औसत लाभ की पद्धति में 2 चीजें आपको दिया होगा। कितने चीजें दिया होगा? 2 चीजें। पहला चीज लाभ, कुछ वर्षों के लाभ दिया होगा, और सेकंड चीज ख्याति के खरीदी के वर्ष। क्या दिया होगा? ख्याति के खरीदी के वर्ष। तो बच्चों यहाँ पे आप एक प्रश्न में देखिए, वर्ष दिया है 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। उसके बाद लाभ दिया गया पहले साल में 2 लाख का लाभ, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000, 2,20,000। तो ऐसे बच्चों हमें कितने साल का लाभ दिया है? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे औसत लाभ। आपको पता है क्रिकेट, आपको पता है क्रिकेट में औसत निकालते कि नहीं? किसी बंदे ने पहले 10 मारा, 20 मारा, 30 मारा, 40 मारा, 50 मारा, टोटल मार के आप 5 मैच खेला तो 5 से डिवाइड करते हो, तो हर एक मैच में कितना मारा ना? 15-15 होगा कि ना? 1 2 3 4 5 15 हुआ, 30 होगा। कितना होगा? 10 20 30 40 50 मारा 5 मैच में, तो बच्चा एवरेज कितना होगा? 30। एवरेज तो हमें आता ही है, टोटल मारो और जितने बार खेला है उससे डिवाइड कर लो। यहाँ पे वही करना है। औसत लाभ, औसत रन जैसा होता था, औसत लाभ भी वैसा है। सारे लाभ को टोटल मारो, जितने वर्ष के लाभ है आप डिवाइड करो। तो बच्चों ऐसे करने पर हमें कितना आ गया? हमने 10,35,000 सारे के सारे लाभ को टोटल मारा, 5 साल में हमने जब डिवाइड किया हमारा आ गया 2,07,000। और जब बच्चों आपके औसत लाभ आ जाएंगे, उसको हमें प्यारा सा हमें क्या दिया होगा? खरीदी के वर्ष। क्या दिया होगा? ख्याति के खरीदी के वर्ष। उसके साथ हम गुणा कर देंगे। 3 दिया गया है इस प्रश्न में खरीदी के वर्ष, 3 से गुणा कर देंगे तो बच्चों हमारी ख्याति का मूल्य आ जाएगा 6,21,000। कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल है। कौन सा विधि बच्चों? औसत लाभ की पद्धति, औसत लाभ की विधि। सिंपल से हम क्या करेंगे, पहले अपने जितने भी लाभ दिए होंगे उसको टोटल मारेंगे, बट्टे करेंगे जितने वर्ष दिए होंगे उससे। उसके बाद बच्चों हमारा आ जाएगा औसत लाभ। औसत लाभ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो हमें प्रश्न में दिया गया होगा, क्या? ख्याति के खरीदी के वर्ष। तब बच्चों हमारे आंसर आ जाएंगे और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स। कितने मार्क्स? 4। अगर आपके बच्चों के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। इज इट वेरी क्लियर? अब बच्चों हम सेकंड विधि में जा रहे हैं जिसका नाम है भारित औसत लाभ की पद्धति। कौन सी? भारित औसत लाभ की पद्धति। बच्चों आपको इंग्लिश में अगर मैं भार की बात करूं उसको वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आप अभी 12 पढ़ रहे हो, 12 में बच्चों आपको अकाउंट्स में जितना वेटेज है, स्टेट में उतने ही वेटेज है, इंग्लिश में उतने वेटेज है, सब में उतने वेटेज है, क्योंकि आपका ये है हायर सेकेंडरी। लेकिन जैसे ही बच्चों आप बीसीए में जाओगे, ठीक है, आप कॉलेज में बच्चों बीसीए में क्या होता है, सारे कुछ कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके बच्चों लिटरेचर होते हैं, मतलब इंग्लिश होंगे। लेकिन बच्चों आपको है ना जो भार है ना, जो कंप्यूटर को ज्यादा भार दिया होगा। आपका अगर बच्चों को ये सब्जेक्ट है कोडिंग, तो कोडिंग को ज्यादा भार दिए होंगे, इंग्लिश को थोड़ा कम भार दिए होंगे। मतलब उसके हिसाब से क्या देना पड़ता है? वेटेज। मतलब इंग्लिश जो कंप्यूटर के बुक रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे उसके ज्यादा भार होंगे, और जो बच्चों एक्स्ट्रा होंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स आता है तो उसके क्या होंगे? कम भार होंगे। समझ गए? भार तो आप समझ गए, जिसको ज्यादा वैल्यू देना और किसको कम वैल्यू देना। तो बेटा हम क्या करेंगे, औसत लाभ की पद्धति को ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे? भारित औसत लाभ। अब करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यही प्रश्न को हमने ले लिया। जैसे 11-12 में क्या था? 2 लाख प्रॉफिट, 12-13 में 2,10,000, 13-14 में 1,90,000, 14-15 में 2,15,000 और 15-16 में 2,20,000। तो बेटा भारित औसत लाभ की आवश्यकता क्यों पड़ा, हम पहले देख लेते हैं। भारित औसत लाभ का बच्चों आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि अगर किसी धंधे का हमें है ना प्रॉफिट जानना है, तो बच्चों हम देखते हैं कि भाई अब के पास के वर्ष में उसकी प्रॉफिट क्या है। यस सर नो? जैसे बच्चों यहाँ पे अगर कोई 16-17 में इस कंपनी को या तो इस धंधे को खरीदना चाहता है, तो बच्चों वो देखेगा भाई 15-16 में ज्यादा है कि 11-12 में ज्यादा है। वो देखेगा कि नजदीक में उसकी प्रॉफिट क्या है। यस सर नो? आप बोलोगे मेरा है ना 5 साल का प्रॉफिट है 2,07,000, वो बोलेगा भाई पहले अच्छा प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट में अगर 0 हो गया होगा तो। यस और नो? ऐसे भी तो हो सकता है। इसीलिए बच्चों एग्जैक्ट जानने के लिए कि भाई इसका सही में
प्रॉफिट का जो है सिलसिला क्या है, इसीलिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, नजदीक के वर्ड्स को भार देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भार। जो गलती यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हमने सिंपली औसत निकाल लिया था, यहाँ पे हम करेंगे नहीं, वैसे नहीं करेंगे, भार देंगे। क्या देंगे, भार, वेटेज देंगे। तो बच्चों इसी प्रश्न को हमने देखो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जो 15-16 है लास्ट के वर्ड से, उसको हमने कितना भार दिया, 5। 5वें साल का दिया है, इसीलिए उसको हमने दिया 5 वेटेज, उसके ऊपर को 4 वेटेज, उसके ऊपर को 3 वेटेज, उसके ऊपर को 2 वेटेज, उसके ऊपर को 1 वेटेज। ये हो गया आपका W। आपने क्या दे दिया, वही प्रश्न में साल को, नजदीक के साल को आपने क्या किया, ज्यादा भार, उसके ऊपर को कम भार, उसके ऊपर को कम भार, इस तरह के आपने वेटेज दे दिया। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, यस और नो? तो यहाँ पे बच्चों आपको अब ये जो नंबर ऑफ इयर्स है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको बच्चों लेना देना है भार से। किससे, भार से। आपने टोटल भार कितना दिया, 15, और ये भार से आपको बच्चों क्या करना है, ये जो आपके लाभ है उससे गुणा करना है। तो सिंपल लाभ को आपको बच्चों भारित लाभ में कन्वर्ट कर देना है। किसमें, यहाँ पे सिंपल लाभ को आपने टोटल किया था, लेकिन यहाँ पे हम किसको टोटल करेंगे, भारित लाभ को। भारित लाभ कैसे निकलेगा ना, भार को आपको लाभ को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्या निकल जाएंगे, भारित लाभ। भारित लाभ के टोटल बच्चों यहाँ पे आया 31, कितना आया, 31,50,000। अब 31,50,000 को आपको कुल भार से डिवाइड करोगे 15 से, तो बच्चों आपका आ रहा है भारित औसत लाभ 2,10,000। कितना आ रहा है, 2,10,000। और बच्चों भले ये औसत लाभ की पद्धति हो, ये भारित औसत लाभ की पद्धति हो, आपको क्या दिया होगा, ख्याति के खरीदी के वर्ड्स। तो ख्याति के खरीदी के वर्ड्स बच्चों वही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ पे भारित औसत लाभ के विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन कितना हो जाएगा, 6,30,000। देखिए बच्चों दोनों के लिए सेम डेटा था, डेटा तो सेम ही था ना, सूचना लाभ सेम ही था, लेकिन जब हमने सिंपली औसत लाभ की विधि से किया, तो बच्चों ख्याति हमारा कितना आ रहा है, 2,10,000, 6,21,000। ख्याति कितना आ रहा है, 6,21,000। लेकिन वही डेटा को हमने जब भारित औसत लाभ की विधि से ख्याति कैलकुलेशन किया, वो हो गया बच्चों 6,30,000। 9,000 का डिफरेंस आया कि नहीं, यस और नो, 9,000 का आया। लेकिन बच्चों आपके हिसाब से मुझे बताइए कौन सा विधि आपको सही लग रहा है। अगर आप अपने धंधे की वैल्यूएशन करेंगे तो कौन सा विधि आप करोगे, भारित, यस और नो, भारित करोगे। लेकिन बच्चों अभी भी 2 विधियां बाकी है जो हम शॉर्टली करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।